किसको अपना कहते हो तुम, कौन तुम्हारा अपना है। ये सब माया है प्यारे, सब धोखा है, सपना है। नमस्कार, हिंदी हाउस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभिमन्यु प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हम लोग का विषय होगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा वर्णमाला। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हर परीक्षा में लगभग इससे प्रश्न आता ही आता है, और प्रश्न भी वहीं से बनता है जो हम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी इसकी भाषा बदल दी जाती है, और जैसे ही भाषा बदलती है हम उसमें उलझ जाते हैं। तो हम आज वर्णमाला के बारे में बात करेंगे, और इस वर्णमाला को समझने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि वर्णमाला है क्या, इसकी संख्या है कितनी, और इसके विषय में बाकी चीजें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का मुख्य विषय जो है वह वर्णमाला है। वर्णमाला अर्थात वर्णों का माला है ना, वर्णमाला अर्थात वर्णों का माला। लेकिन इससे पहले एक शब्द आ रहा है वर्ण। वर्ण क्या है? तो वर्ण की भी परिभाषा होती है। वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं या वास्तविक ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करना असंभव है। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो वह वर्ण कहलाता है। अब फिर एक आध प्रश्न बन सकता है इसे कि ध्वनि क्या है ना। तो वर्ण और ध्वनि में थोड़ा सा अंतर है। वर्ण जो है वो आंख का विषय है, और ध्वनि जो है वो कान का विषय है। ध्वनि को हम देख नहीं सकते हैं और वर्ण को सुन नहीं सकते हैं, इतना अंतर है। जो दिखाई दे रहा है वो वर्ण कहलाएगा, जो सुनाई दे रहा है वो ध्वनि कहलाएगी। अब देखिए, वर्ण और ध्वनि में सामान्य अंतर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का परिभाषा होता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखिए, कई बार हम लोग बचपन से रटाया वो चीज ही बोल देते हैं, वर्णों के समूह को, वर्णों के समुदाय को, लेकिन यह गलत भी हो सकता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें कर्मबद्धता आनी आवश्यक है। यदि कर्मबद्धता नहीं आएगी तो वो कैसे वर्ण कहलाएगा। चलिए हम इसी पर आज बात करते हैं। यदि वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है वह स्वर पढ़ना होता है। और जान लीजिए, हिंदी वर्णमाला में सभी वर्णों की या कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कामता प्रसाद गुरु ने कुछ और माना, पर हम सामान्य रूप से 52 ही पढ़ते हैं, तो आपको 52 ही अभी याद रखना है। चलिए, तो स्वर वर्ण सबसे पहले पढ़ना होता है, स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11, जो देखा हुआ देख लीजिए। अच्छा, इसको भी पढ़ते समय हम गलती कर बैठते हैं। इसे पढ़ने में हम गलती कर बैठते हैं। जैसे हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते हैं ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौरी ए आई ओ औ। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है, जिसके पास हिंदी और हिंदी व्याकरण का ज्ञान है, वह आपको गलत साबित कर देंगे, क्योंकि इसके पढ़ने के अलग तरीके हैं। जैसे हम आपको प्रयास करके बताते हैं कि इसको ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको आ पढ़ेंगे। अब सोचिए, यदि हम इसको ओ पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो बोले सर इसको तो ओ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ओ पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? गौ पढ़ेंगे। बोला होगा नहीं। इसलिए ये ओ नहीं है, अ है। ये ओ नहीं, अ है, तो इसको पढ़ेंगे अ आ ई ई उ ऊ री ए ओ औ। ये 11
स्वर वर्ण है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आ का है ना, आ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं होता है। ये मात्रिक चिन्ह हम बता रहे हैं कि स्वर वर्ण के मात्रिक चिन्ह जो होते हैं वो यहाँ दिया गया है। देखिए ये मात्रिक चिन्ह है, आ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जिस भी व्यंजन के साथ इनमें से कोई हो, किसी की मात्रा हो, तो समझिएगा उसके साथ वह स्वर है। क्योंकि हम स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं ना, स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है। स्वर वर्ण स्वतंत्र है, इसे बोलने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जबकि व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो चलिए देखिए, आ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं है। अगर इस 10 में से किसी व्यंजन में किसी की मात्रा नहीं है तो समझिए ये अ उसमें इंक्लूड है, उसमें मिला हुआ है। ठीक है, अगर नहीं मिला रहेगा, इन 11 में से कोई नहीं रहेगा तो उस व्यंजन के साथ हलंत लग जाएगा। हलंत, व्यंजन में हलंत ही लगता है। चलिए, तो आ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं है। आ का मात्रिक चिन्ह देखिए एक पाई की तरह, मतलब टी की तरह दिख रहा है। हर्षई और दीर्घई सामान्य रूप से हम ऐसे ही पढ़ते हैं, इसका इधर से इसका इधर से, है ना। अब देखिए इसका हर्षई में जो है ना इधर से पढ़ रहा है, दीर्घई में उल्टा पढ़ रहा है ना। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, जो हर्षई है ना वो सीधा। अच्छा, गांव में महिलाएं जो साड़ी पहनती है ना, तो कहता है उल्टा पल्लू और सीधा पल्लू। जो सीधा पल्लू है वो हर्षई और उल्टा पल्लू दीर्घई। इतना याद रखिए, हर्षऊ और दुर्गऊ। ठीक है, हर्षऊ और दुर्गऊ। री ए है ना, उसके बाद ओ और औ, ये याद रखिएगा। ओ और ओ का देखिए मात्रिक चिन्ह कैसे है और औ का मात्रिक चिन्ह क्या है। तो ये रहा स्वर वर्ण और उसके मात्रिक चिन्ह। अब जानिए कि स्वर वर्ण से बनने वाला प्रश्न क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पहला प्रश्न हो सकता है कि मूल स्वर कितने हैं, है ना। पहला बन सकता है कि मूल स्वर, मूल स्वर या इसी को हरस स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर या हरस स्वर कितने हैं आप देखिए, या कौन कौन से हैं मूल स्वर या हरस स्वर। तो मूल स्वर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो मूल स्वर की संख्या हो जाएगा 4। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अ, ई, उ और री। माफ करिएगा, यहाँ हो जाएगा री। ये हो गया मूल स्वर या हर्ष स्वर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में या स्वर वर्ण में मूल स्वर कितने हैं, तो आप कहिएगा 4 है। अब पूछ ले हर्ष स्वर कितने हैं, तो 4 है। पूछ लिया जाए कि निम्न में से हर्ष स्वर की या मूल स्वर की पहचान करें, तो कर लीजिए पहचान, अयूरी, ये 4 हो जाएंगे। अब इसके बाद भी प्रश्न बनता है कि बताइए, ये तो मूल स्वर ठीक है, आपने बता दिया कि 4 है मूल स्वर, ठीक है, लेकिन इसके अलावा प्रश्न क्या बन सकता है कि दीर्घ स्वर कितने हैं, पूछा जा सकता है। दीर्घ स्वर इसी को बोला जाता है, दीर्घ स्वर को ही गुरु बोला जाता है ना, इसी को गुरु बोला जाता है, गुरु स्वर, है ना। दीर्घ या गुरु स्वर कितने हैं, तो पूछा जाए, दीर्घ और गुरु को हो जाता है, देखिए 1, हम देख लेते हैं इसको, है ना, हो जाएगा 1, 2 और 1 यहाँ 3। ये 3 क्या है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, है ना, जिसमें गुरु की मात्रा होती है। इसके 3 हो गए, और कौन का, आ, ई, उ, है ना। चलिए, आ, ई और उ, ये 3 हो गए दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। याद रखिए, मूल स्वर का जो मात्रिक चिन्ह होता है या मात्रा जो होता है
एक होता है, और गुरु का जो होता है मात्रिक चिन्ह वो 2 होता है। मात्रिक चिन्ह याद रखिएगा 2 गिना जाता है, ठीक है। तो ये हर्ष हर्ष और माफ करिएगा मूल स्वर और हर्ष स्वर दोनों एक को कहा जाता है, दीर्घ और गुरु दोनों एक ही को कहा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए दीर्घ स्वर, हालांकि यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है इसमें जो है ना, अगर पूछा गया दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कितने हैं तो इसमें एक समस्या और आ सकता है, ठीक है। यदि हम इसको ये कर देना तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, मूल दीर्घ है ना, मूल दीर्घ या गुरु स्वर कितने हैं तब 3 है। यदि सिर्फ पूछा जाएगा मूल स्वर, माफ करिएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने हैं तब आप कहिएगा 7। 7 क्यों? ये 4 को जो है मूल स्वर को हटा के बाकी जो 7 को बचा हो 7 बना दीजिए। 7 को क्या क्या बचा है देख लीजिए, आ बचा है, दीर्घ ई बचा है, दीर्घ बचा है, ए आई ओ और औ, ये बचा है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7 हो गया है। अब देखिए दीर्घ स्वर कितने हैं 7 हैं, लेकिन मूल दीर्घ कितने हैं 3 हैं। इससे एक और प्रश्न बन सकता है, एक और प्रश्न बनता भी है, यदि पूछा जाए संयुक्त स्वर कितने हैं तब क्या करिएगा। संयुक्त स्वर पूछा जाए, संयुक्त स्वर कितने हैं तो संयुक्त स्वर 4 हैं। अब संयुक्त स्वर किसको बोला जाता है तो संयुक्त स्वर में जिसकी गिनती होती है या जिसकी गणना होती है उसको कहते हैं, ये हो गए 1 2 इधर 3 और 4, ये 4 हो गए संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर ये देखिए, ये संयुक्त स्वर है ना, संयुक्त स्वर ये 4 हो गए हैं संयुक्त स्वर। अब देखिए संयुक्त क्यों कहा जाता है, संयुक्त का अर्थ होता है जो इसमें मिला हुआ हो। अब जानिए इससे और कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते। देखिए मैं कह रहा हूं ना, स्वर वर्ण से जितने भी प्रश्न आएंगे लगभग हल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जो है ना। अब देखिए अब क्या होगा कि इसको जो है ना ये 4 ए आई ओ औ, इसको क्या बोला जाता है संयुक्त स्वर। अच्छा इससे कुछ और प्रश्न बनते हैं कि जैसे कोई सजातीय स्वर है, कोई विजातीय स्वर है ना, सजातीय स्वर को सवर्ण भी बोला जाता है। अब देखिएगा तो ए ऐ ओ औ जो है ना इसको विजातीय स्वर भी बोला जाता है, मतलब इस स्वर की रचना या स्वर की जो बनावट हुई है 2 अलग अलग स्वरों से हुई है। अ के बाद हर्ष या दीर्घ ई आया तब ए बना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, स्वर से इतना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आप सजातीय स्वर और विजातीय स्वर या सवर्ण के बारे में अब भी नहीं समझे हैं तो कमेंट करिए, फिर से बता देंगे अगली कक्षा में। ये प्रश्न आपके लिए है, मैं तो हिंट दे चुका हूं, मैं तो लगभग बता चुका हूं। अब आगे बढ़ता हूं, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। पूछा जाएगा स्वर वर्ण कितने हैं 11, मूल स्वर कितने हैं 4, हर्ष स्वर कितने हैं 4, कौन कौन से आ ई उ री, और दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर कितने हैं तो 3 हैं, और दीर्घ स्वर कितने हैं 7 हैं, और संयुक्त स्वर कितने हैं तो 4 हैं। तो कौन कौन 4 है हुआ तो 4 जो हैं वो हम लिख लेते हैं, हो जाएगा ए आई ओ और औ, इसको संयुक्त स्वर बोला जाता है। चलिए अब इसका रचना भी जान लेंगे किस किस से मिलकर के बना है। चलिए तब तक हम बात कर लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। अब स्वर वर्ण की तो बात कर लिए, अब बात हम लोग कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की। यहां तक समझ में आई बात तो बताइए, हम आगे बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है क्या। अब देखिए इसका नाम से ही पता चला, स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना, उसी को बोला जाता है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन को एक और नाम से जाना जाता है वर्गीय व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखिए जरा, स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो याद रखना 25 है ना। तो स्पर्श व्यंजन 25। अब 25 है कौन कौन? तो क ख ग घ अंगा, अच्छा छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ भ भ म। अब इसको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन तो जान लिए कि जब हम इस वर्ण को जब पढ़ते हैं या बोलते उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के भीतरी भाग को किसी न किसी भाग को छूता है, स्पर्श करता है, टच करता है। लेकिन वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो वर्गीय व्यंजन कहने का एक तर्क है। तर्क यह है कि जो स्पर्श व्यंजन है यह वर्गों में बटा हुआ है। वर्गों में बटा हुआ से मतलब जैसे इस वर्ग को कहा जाता है कवर्ग, है ना, आप सब जानते हैं, कवर्ग कहा जाता है। इसको कहा जाता है चवर्ग, इसको कहा जाता है टवर्ग, इसको कहा जाता है तवर्ग और इसको कहा जाता है पवर्ग। मतलब ये सब वर्ग में बटा हुआ है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग में 5 व्यंजन है तो 25 हो गया। तो कवर्ग मतलब व्यंजन को बटा हुआ है अलग अलग वर्गों में, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि आखिर इसको कवर्ग ही क्यों बोलते हैं, खवर्ग क्यों नहीं बोलते हैं, गवर्ग क्यों नहीं बोलते हैं, इसको चवर्ग ही क्यों बोलते हैं, छवर्ग क्यों नहीं बोलते हैं, टवर्ग ही क्यों बोलते हैं, डवर्ग या ढवर्ग क्यों नहीं बोलते हैं? तवर्ग का बोलने का क्या कारण है या पवर्ग बोलने का क्या कारण है? देखिए, कारण कुछ नहीं है या कारण हो भी सकता है। समझिए, आप ऐसे समझिए कि आप यार हमारे परिवार में, ये समाज में आप सामान्यतः देखते हैं कि परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उस परिवार का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उस बच्चे के नाम से ही उसकी माँ को बुलाया जाता है ना। तो उस बच्चे के नाम से उसकी माँ को बुलाया जाता है। आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। तो वही कारण समझिए कि ई वर्ग में जो है ना, एकरा में सबसे बड़का बेटा क है, इसीलिए इसको कह रहा कवर्ग। एकरो में च है, चवर्ग। ऐसे नहीं समझिए एक तरीके से और समझिए। इसको क्या बोलते हैं? कवर्ग बोला जाता है। वर्ग का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लास। क्लास में अगर टीचर नहीं है तो श्रेष्ठ कौन, मतलब टीचर के अनुपस्थिति में उस क्लास की जिम्मेदारी किसकी होती है? बोलेगा क्लास की अनुपस्थिति में मॉनिटर का होता है। वही समझिए, इस वर्ग का जो क है वो मॉनिटर है। मॉनिटर रहने के कारण इसको कवर्ग बोला जाता है। ई वर्ग में भी वही है, इस वर्ग में भी वही है। या क च ट त प को तुम मॉनिटर मानो या एक इस पूरा परिवार का वर का बेटा या वर की बेटी मानो, इसलिए उसको ये कहा जाता है। इसके पीछे का कोई कारण नहीं और हो सकता है। तो इसको मतलब बोला जाता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसमें भी हम कई बार गलती कर देते पढ़ते समय। अब देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। कई लोग इसको बोलेंगे पढ़ने के लिए, बोलेंगे को, खो, गो, घो, अंगो, चो, छो, जो, झो, इयो। ये गलत है। ये बच्चे को किसी न किसी रूप में सिखाया जाता है, लेकिन वो ही मान लेना, उसी को अंतिम सत्य स्वीकार कर लेना, ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, हालांकि व्यंजन का उच्चारण कठिन है, लेकिन फिर भी इसको को नहीं पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। मतलब इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब व्यंजन है तो व्यंजन को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सभी में हलंत लगाना पड़ेगा। यदि हलंत लगा दिए हैं तो उस व्यंजन का उच्चारण मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ तो लिखे हुए हैं स्पर्श व्यंजन, इसलिए व्यंजन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हलंत। अभी तक व्यंजन नहीं लगाए हैं तो क्या है, इसमें स्वर की मात्रा है, अभी बता दिए। अब ये देखिए,
अ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं होता है। बाकी 10 में से किसी का है तो बोलिएगा किसी का नहीं है, तो नहीं किसी का है तो अ समझिए सब में इंक्लूड है, मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 कौन कौन? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा एक होता है ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन होता है ना, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अब कौन कौन? तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। अब देखिए इसको हम लोग तालव्य श क्यों बोलते हैं, उसका कारण है। हालांकि ऐसे नहीं बोला जाता है, व्याकरणविद ने इसका वो तरीका नहीं बताया। जैसे श, श, स, ह, तालव्य श बोलते हैं, मतलब इसका उच्चारण स्थान तालु, इसलिए इसका तालव्य श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, श, है ना, इसका दंत है, इसलिए दंत स, ह का कंठ। अब जानिए कि हम पहले ये इसके साथ साथ उच्चारण स्थान भी बात कर लेते हैं। उच्चारण स्थान के बारे में बात करें कि जब हम क ख ग घ अंगा पढ़ते हैं तो कंठ से हवा सीधे बाहर निकल जाती है, इसलिए कवर्ग का उच्चारण स्थान के विषय में कहा जाता है कि कंठ है। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। वही चवर्ग का देखिए, अच्छा क ख ग घ अंगा बोलिएगा ना तो क्या होगा कि कंठ से सीधे हवा बाहर निकल जाएगी, कहीं कोई हरकत नहीं होगा, इसलिए इसको कंठ बोला जाता है। उसके बाद है च, छ, ज, झ, ञ, च। अब च का क्या हो जाएगा? जी जो है ना, जीव हमारा, मान लीजिए ये हमारी जीव है, तो जीव का जो है ना ये वाला भाग वो क्या करता है? तालु को भीतर से टच करता है। तालु समझ रहे, तालु किसको कहता है? ऊपर वाला जो भाग है ना, जिसको भगवान जी गड्ढा कर दिए हैं ऊपर में, उसको तालु बोलते हैं। अरे बिस्किट इस्किट खाया होगा ना, तो खाने के बाद वही तरुए में जाके सट जाता है, ठीक है, उसी को तालु। तो देखिएगा जब च छ पढ़िएगा ना तो आपका जीव का जो है ना ये भाला भाग तालु में सटेगा ऊपर में जाके। एक बार कोशिश करके देखिए, च, छ, ज, झ, ञ, इसको बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तालु। एक मिनट रुकिए, चलिए अब देखते हैं दूसरा, तीसरा, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। जब ट ठ पढ़िएगा ना तो क्या आपको देखने को मिलेगा? आपके जीव वाला अग्रभाग, जी का अगला भाग पीछे से टच करेगा। क्या? मूर्धा जहां है ना, तालु, तालु के नीचे जो बला भाग है तो उसको मूर्धा बोला जाता है। मूर्धा उसको बोलते हैं जहां भगवान जी दांत के बगल में ऐसे ऐसे करके चिन्हा पाड़ दिए हैं, वही जाके जीव का अगला भाग सटेगा। याद रखिए, अगला भाग मतलब इसको अग्रभाग भी बोला जाता है। ठीक है, तो वही सटेगा। पढ़ के एक बार देख लीजिए, च, छ, ज, झ, माफ करिएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, तो वही इसी को बोला जाता है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। याद रखिएगा, मुर्गा और मुर्दा नहीं बोलना है, मूर्धा, है ना, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। याद रखने तो क्या होता है, मूर्धा में जाके सटता है तो जी का अग्रभाग, जी का अग्रभाग, अगला भाग। हाँ वही, चाय हुई पिए होंगे ना तो चाय पीते समय जो जी जड़ जाता है ना जहां पर, वही वाला भाग। चाय उते पियोगे तो जी एकदम जड़ जाएगा, और जी झरने के बाद ना कई दिन तक स्वाद ही नहीं मिलता है, कैसा खाना है न है। तो जो जिया जड़ जाता है ना बुआ, है ना, वही वाला
मूर्धा कहलाता है। हर एक चीज आज इसलिए बोले जिया जर जाता, जिया जरने का कारण क्या है? टवर्ग को है ना कठोर, मतलब ऐसा बोला जाता है, कठोर व्यंजन भी बोला जाता है कि इसको, इसके उच्चारण में कठिनाई होती है, इसको कठोर व्यंजन भी बोला जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि जब एकदम कोई बदमाश उतमाशी घर का जब बेटा उटा बदमाश हो जाता है तो माँ बाप कह देते हैं कि तोरा से हमारा जी जर गया, मतलब बदनामी सर पर आया है, चारों तरफ से जग हंसाई हो रही है। वही होता है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। चलिए उसके बाद त जब हम पढ़ेंगे तो जिया का यही वाला अगला भाग, जिया का अगले भाग क्या करेगा? दांत को पीछे से टच करेगा, त थ द ध न, तो क्या करेगा? दांत में सटता त पढ़ते समय, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ठीक है, उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, है ना। अब देखिए प फ ब भ म, जब प फ बोलिएगा ना तो आपका दोनों होठ आपस में सट जाएगा। अब बिना सटाए प फ पढ़ के देखिए तो जरा, नहीं कर पाइएगा, संभव ही नहीं है। जब हम छोटे उठे थे ना तो स्कूल में ये खूब चलता था कि बताओ एक सवाल पूछे, बोला पूछो, मतलब पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अब इस पर पूरे स्कूल में बवाल हो पड़ता, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। यदि आपसे कोई पूछे ना, हालांकि उसका जवाब है, मतलब बायोलॉजी में उसका जवाब है, पर सामान्य रूप से तो हम लोग पढ़ते नहीं है, वहां तक जाते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, तो बोला हम तो बता सकते हैं। तो पूछेगा बताओ, कहेगा बताओ, बोला कि एक काम कर दो, बोला क्या? कि प फ न तुम पढ़ो लेकिन होठ नहीं सटना चाहिए। जिस दिन तुम प फ बिना होठ सटाए पढ़ दिया, उस दिन हम बता देंगे पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। इसलिए जब प फ पढ़ते हैं तो क्या होता हुआ? हमारा होठ सटता है, इसलिए पवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ या ओठ शब्द आते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। याद रखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जाइए, सबसे आगे में कौन चीज है बुआ? तो बोलेगा सबसे पहले ठोरा है ना सर, पहले ठोर है मतलब ओष्ठ है, उसके बाद क्या है? बोलेगा दांत है, दांत के बगल में क्या? मूर्धा है, मूर्धा के बगल में क्या है? तालु है, तालु के बाद ही कंठ का स्थान होता है। एक ये भी तरीका है, याद रखिए फिर से। पहले सबसे आगे कौन सी है? तो बोलिएगा ठोर है, मतलब ओष्ठ है, उसके बाद क्या है? दांत है, दांत के बाद क्या है? मूर्धा है, मूर्धा के बाद क्या है? तालु है, तालु के बाद क्या है? तो कंठ है। तो ऐसे भी याद करिए, या फिर इसका याद करने के और भी तरीके हैं, है ना, और भी तरीके हैं। ठीक है, तो वह तरीका भी हम याद करते हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे अभी क्या चल रहा है, एक देख रहे हैं समाज में एक चला कि मृत्यु भोज का एकदम बहिष्कार कर रहा है। कई सभ्य समाज जो अपने आप को सुशिक्षित समाज समझता है ना, तर्कशील मस्तिष्क वाला समझता है, कहता है मृत्यु भोज का विरोध कर रहे हैं, हम शपथ लेते हैं। बोले अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि समाज में ऐसे जागरूक लोग हैं। कहता है ये समाज को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, मृत्यु भोज तो नहीं होनी चाहिए, ये समाज पर लगा हुआ धब्बा है, कलंक है, अभिशाप है। बोले बाप रे बाप, इतनी बड़ी? बोला हाँ, मैं भी उसका समर्थन किया हूँ, लेकिन उसी व्यक्ति से पूछो, उसी सुसभ्य और सुसंस्कृत एकदम तर्कशील मस्तिष्क वाले व्यक्ति से पूछो, क्या आपके समाज में दहेज लेना वरदान है? अरे वह तो समाज का सबसे बड़ा कलंक है। यदि कोई पूछे कि विरोध सबसे पहले किसका होना चाहिए, तो समाज में सबसे पहले दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए, उसके बाद करिए विरोध। ठीक है, लेकिन मृत्यु भोज का विरोध कर रहा है, लेकिन अपना बेटा अपना भाई की शादी कर रहा है, तो बोला कितना? 25 लाख 20 लाख एक बाप अपने जीवन भर की कमाई उसमें झोंक देता है, तो वो उसको नहीं दिख रहा है, उसका बहिष्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उसका व्यक्तिगत फायदा है,
वो अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाएगा ना कि देखो हम पढ़े लिखे हैं, हमारा मस्तिष्क जो है तर्कशील है, हम सुसभ्य समाज से हैं। तो ये उसका बात है। तो वही बात एक और समझ लीजिए, इसको याद करने का एक तरीका है। एकदम लड़की उड़की का शादी होगा ना तो देखोगे ना, ये लड़का का शादी होगा तो उसके घर में बहन, बाप रे बाप, उसी का चलवे करता है। लड़का वाला क्या कहेगा, दहेज तो लेने का तो लेगा ही, 10, 20, 50 जो कर ले। मेरा एक दोस्त है, वो तो 25 लाख मांग रहा है, तो कई बात करेगा गाड़ियों लेंगे। वही बात है, तो दहेजो देना पड़ेगा। और बाद सब कुछ हो जाता है ना, तो जब लड़का रहता है ना वो रूस जाता है, तो कहता है तो काहे रूसा है, तो कहता है बुआ क्या कहता है, तो आपको याद रखना है KTM मांगता है। वो लड़का काहे ले रूसल है, तो KTM ले रूसल है। क्या कहता है, KTM दो तब करेंगे शादी, नहीं तो नहीं ले। अब ये KTM क्या याद रखना है, तो आपको रखना है K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत और O फॉर ओष्ठ याद रखना है। उच्चारण स्थान है KTM 2। याद रखना है कि एक लड़की की शादी है, लड़का ने फरमाइश किया KTM चाहिए, KTM 2। तब पूछेगा K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। काम खत्म, इतने में बस पूरा का पूरा हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, बताओ। या आपको KTM 2 याद करना है, या ये जो मतलब ओष्ठ से लेकर के बीते कंठ तक जाना है, कंठ तक जाना है। जो आसान लगे आपको वो करिए, इतना तो हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं। मुझे तो लगता है इतना तो आपको बहुत आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, इतना रह जाए, आगे अगली कक्षा के लिए और बढ़ जाए। चलो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। उसके बाद है य र ल व। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन, इसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। याद रखिए। अगर देखिए एक और नया सा तरीका आपको बताते हैं कि कैसे याद किया जा सकता है इन दोनों को। 1 मिनट रुकिए, हम बता देते हैं थोड़ा सा ध्यान लिख करके। एकदम एक बार में य र ल व और श श स ह का मतलब उच्चारण स्थान एक बार में खत्म हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, फिर नहीं भूलिएगा कभी, जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप मन से सुन रहे हैं, देखिए तो क्या आपको क्या करना, उच्चारण स्थान जानना है ना। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले ऊष्म व्यंजन लिखिएगा, है ना। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह लिख लिए। अब कुछ नहीं करना है, ठीक इसके नीचे आप लिख लीजिए अंतस्थ व्यंजन, य र ल और व, इतना लिखिए। अब इसको क्या पढ़ते हैं, तो बोलोगे तालव्य श, इसको मूर्धन्य श, इसको दंती स, इसको ह। तो बोलेगा इसको क्या पढ़ते हैं, तो बोलेगा तालव्य श। तो तालव्य श क्यों बोलते हैं, बोले क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो तालव्य श के नीचे में क्या है, तो य का क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान। एकदम कितना आसान है। तो इसका हो जाएगा तालु। बताइए, एक तीर में 2 शिकार। इसका क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श, मतलब उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो मूर्धा के नीचे में क्या है, र। तो र का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा मूर्धा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मूर्धा। मूर्धा उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। इसका क्या कहते हैं, दंत स कहते हैं। क्यों, क्योंकि उच्चारण स्थान इसका दंत है। तो दंत स के नीचे में ल, तो ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कहिएगा उच्चारण स्थान तो दंते न होगा सर, दंत। इसका क्या कहते हैं, ह कहते हैं। उच्चारण स्थान कंठ, तो इसका कंठ। ना ना ना, यहाँ गलती हो जाता है बउआ एकदम। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, होता है कंठ, लेकिन इसका कंठ नहीं होता है। परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो प्रश्न होता है, ये वह से ही पूछा जाता है लगभग हर बार।
अब व का जो होता है ना वह उच्चारण स्थान क्या होता है बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो, याद हो जाएगा। अब समझिए कि वह है इस समाज में रहने वाला एक ऐसा लड़का है जिकरा माँ बाप मर गए, एकदम टूअर टापर है, कोई देख रेख करे वाला नहीं, बेचारा एकदम। कहानी पढ़े होंगे ना, कहानी का प्लॉट शिवपूजन साय का भगजोगनी वाला, तो भगजोगनी का भाई है, समझ लेना है कि भगजोगनी का भाई यहाँ बिछड़ गया, एक बाप माँ कोई नहीं, टूअर टापर है, जैसे तैसे रहता है बेचारा, मतलब अभी जवानियों नहीं आया, दांत सब झड़ गया है। लेकिन इतना दिन के बाद इसके ननिहाल वाले याद करते हैं, एक नानी घर से जो है ना भुंजा आ जाता है। अब भुंजा भी क्या आता है, तो मसूम केराव के अब बूट के, दुख पर दुख, बेचारा के पास दांते नहीं है, दांत झरल है, अब भुंजा आया केराव के अब बूट के। वह केराव के भुंजा कितना कठोर होता है, जो खाया होगा उसी को मालूम हो। अब क्या करे, समस्या है। तो हमारे समाज में क्या होता है ना कि माँ जब किचन में खाना बनाने जाती है तो उस समय जाकर के पता लगता है रे आज घर में तो आटा ही नहीं है, तो पड़ोस में जाती है, बोल देती लेके मांगा। अब खाना बनाते समय पता चलता नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, तो उस समय माँ दुकान के बजाय बगल में कहते जा चाची से लिया, दादी से मांगा, है ना, पड़ोस से जाते हैं मांग आते हैं, और वो भी नाप करके देते हैं क्योंकि वो उसे वापस लौटाना है। तब यहाँ देखिए वो के पास क्या नहीं है, तो बोलेगा सर दांत नहीं है, टूअर टापर है, गरीब है, भुंजा कैसे खाएगा। अच्छा पड़ोस से हम मांगते क्या है जो हमारे पास नहीं है, अब पड़ोस के पास है। अब देखिए वह के पड़ोसी कौन है, तो बोलिएगा ल है सर, तो ल के पास क्या है, बोलेगा दांत है। वह के पास है, बोलेगा नहीं है। भुंजा खाने के लिए जरूरी क्या चाहिए, दांत चाहिए, लेकिन वह के पास दांत है नहीं, लेकिन ठोर है, ओष्ठ है। तो वो गया है ल के पास, बोला ल से बोला चाचा, तो बोला क्या हुआ, बोला ना नानी घर से भुंजा आया है। बोला भुंजा आया तो क्या देने के लिए आए हो, बोला ना ना ना, तो बोला आपसे पैसा मांगने के लिए आए हैं, दांत पैसा दीजिएगा। बोलेगा दांत पैसा देंगे, लेकिन ल का दया आ गया कि चलो जीवन में कुछ पुण्य कमा लेते हैं। ल ने वो को क्या दिया, तो बोलिएगा ल ने वो को क्या दिया, तो बोलिएगा ल वो को दांत दिया, है ना, क्या दिया, दंत दिया। अब हुआ, अब वो को पहले से ओष्ठ था ही, ठोर तो रहता है, ऐसा नहीं कि दांत, मतलब बूढ़ा बूढ़ी के देखेगा दांत झड़ गया तो ठोड़ो झड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, ठोर तो रहबे करता है। तो वो के पास पहले से क्या होता, तो बोलिएगा ओष्ठ था, ओष्ठ था, वो के पास ओष्ठ था, दांत पैसा लिया। अच्छा ये हम सभी जानते हैं, जो कर्जा वाला चीज रहता है ना उसको आगे रखते हैं, उसको पहले निपटाना चाहते हैं कि कर्जा जल्दी से खत्म हो जाए। तो वह ने क्या कर्जा लिया, तो बोलिएगा दांत, इसलिए वह का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, है ना, दोनों का संधि हो गया, दोनों संधि हो गया दंतोष्ठ, तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। याद रखिए इस सब के हिसाब से तो याद रह ही जाएगा। बाकी हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, इस कक्षा में इतना ही। बाकी अभी बचा हुआ है संयुक्त व्यंजन बचा हुआ है, उसके बारे में भी बात करना है, और स्वर वर्ण किससे मिलकर के कौन बना है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, और ए ओ किन किन से मिलकर के बना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उच्चारण स्थान भी बचा हुआ है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये बचा हुआ है। यदि कक्षा आपको लगता है लाभदायक है तो आप अपने दोस्तों के पास जाएं और लाइक तो जरूर कर दें, अपना प्रतिक्रिया देते रहें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। तब तक के लिए विराम लेते हैं, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।